ने दलील दी थी कि उसे 13 गवाहों की गवाही दर्ज करानी है और उससे पहले नुपुर तलवार का दासना जेल से बाहर जाना सही नहीं होगा। अब सीबीआई ने 13 में से 9 गवाहों की गवाही दर्ज करा ली है और 25 सितंबर तक का वक्त दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को बाकी बचे 4 गवाहों की गवाही दर्ज कराने का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, अगर गवाही पूरी नहीं होती है तो भी 25 सितंबर को दासना से बेल पर रिहा हो जाएगी नुपुर तलवार। जेल और बेल में लटकती नुपुर तलवार की याचिका को बेल जरूर मिल गई हो, लेकिन जमानत की शर्तें क्या होंगी, इसके लिए नुपुर तलवार को गाजियाबाद की सीबीआई की अदालत का रुख करना पड़ेगा, जो अदालत अभी तक नुपुर तलवार के खिलाफ ही फैसले सुनाते आई है। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ने आगामी 20 सितंबर को प्रदेश बंद का ऐलान किया है और साथ ही समाज के सभी वर्गों से इस बंद में सहयोग की अपील भी की है। सूबे की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ने एफडीआई के मुद्दे पर और डीजल के बढ़े हुए दामों के विरोध में आगामी 20 सितंबर को बंद का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि इस समय देश में आर्थिक संकट है और केंद्र सरकार की गलत नीतियां देश को चौपट कर देंगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को देश के साथ धोखा और विरोधाभासी बताया है। समाजवादी पार्टी का ये भी कहना है कि एफडीआई से खुजरा बाजार तबाह होगा। समाजवादी पार्टी का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार ऐसे जन विरोधी फैसले विदेशी दबाव में ले रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 30,000 युवाओं को सदस्यता ग्रहण कराई थी, लेकिन इन युवाओं को अभी तक उनके पहचान पत्र नहीं दिए गए हैं। यूं तो कांग्रेस में राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए यूथ कांग्रेस द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जाता रहा है। अकेले टिहरी में ही 30,000 से ज्यादा युवाओं को सदस्यता ग्रहण कराई गई थी। कांग्रेस ये जताना चाहती है कि कांग्रेस के साथ ज्यादा से ज्यादा युवा हैं, लेकिन जिन युवाओं को सदस्य बनाया गया था उन्हें आज तक पहचान पत्र नहीं दिए गए हैं, क्योंकि युवाओं को सदस्यता सिर्फ कागजों पर मिली है। ये सदस्य वास्तविकता में नहीं बनाए गए बल्कि कागजों पर बनाए गए हैं और सही गवाही दे रहे हैं ये कागज जो कांग्रेस मुख्यालय में कूड़े के ढेर में पड़े हैं। इन सदस्यों के पहचान पत्रों को आज तक उन सदस्यों तक पहुंचाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई और सिर्फ पल्ला झाड़ने के लिए नए फॉर्मूले बताने में जुट गए यूथ कांग्रेस के टिहरी लोकसभा के अध्यक्ष। केंद्र सरकार पर इन दिनों विपक्ष के साथ साथ सहयोगी दल भी जमकर प्रहार कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी ऐसे ही सूरत हाल नजर आ रहे हैं, जहां यूकेडी सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सूत्र इसे नफा नुकसान की राजनीति बता रहे हैं। यूकेडी उत्तराखंड सरकार में शामिल है और यूकेडी का एकमात्र विधायक को सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया है। लेकिन इन दिनों यूकेडी के तेवरों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ सरकार कई मुद्दों को लेकर विपक्ष के निशाने पर है, वहीं साथी भी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रहे हैं। चाहे आरक्षण विरोधी कर्मचारियों को यूकेडी का समर्थन देना हो या फिर सरकार के खिलाफ एक दिन का धरना प्रदर्शन, यूकेडी के नेता सरकार को घेरने की कवायद में जुट गए हैं। तौर पर लग रहा है वो 6 महीने का कार्यकाल दिख रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज उत्तराखंड के अंदर नहीं है और खाली दिल्ली वालों को नेताओं को खुश करने का ये सरकार बनी है। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं, जनता की सरोकारों से कोई लेने देना नहीं है। और 1.5 महीने हो गए उत्तरकाशी में आपदा की बहुत बुरी हालत है, जनता त्राही माम की, लेकिन सरकार की इस पर जो जूं तक नहीं रह रही, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस सरकार के जो कोalition है और जो उसको समर्थन दे रहे हैं, उनकी एक मुझे लगता है कि शुरुआत प्रारंभ हो रही है कि जो खिचड़ी पक रही है और कहीं न कहीं दिक्कतें आएंगी और धीरे धीरे दरारें जब बढ़ती रहेंगी तो निश्चित तौर पर जो आज आभा मंडल प्रदेश में बना है तो वो सरकार को कहीं न कहीं कष्ट में डालेगा। यूकेडी को भी निभाना चाहिए और सब लोगों को जो सरकार में शामिल है, कांग्रेस के लोगों को भी अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। वहीं टिहरी उपचुनाव में लड़ने तक की धमकी यूकेडी नेताओं ने दे दी है। सूत्रों की माने तो यूकेडी नेता राजनीतिक फायदों के मद्देनजर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में हुआ उपद्रव सुनियोजित था और इसे अंजाम देने वाले लोग भी बाहरी थे। ये खुलासा गाजियाबाद की डीएम ने किया है। जिला प्रशासन ने इंटेलिजेंस की विफलता को भी उपद्रव का कारण माना है। उधर इस फसाद को हुए 3 दिन बीत चुके हैं, मगर इलाके में कर्फ्यू अभी भी जारी है। पुलिस ने इस उपद्रव में 5,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ
दंगा भड़काने, आगजनी करने, डकैती और जानलेवा हमला करने, इसके अलावा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और डैमेज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट जैसी धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। भीड़ को उकसाने वाले 2 लोगों का भी जिक्र एफआईआर में किया गया है। पुलिस अफवाह फैलाकर दंगा भड़काने वाले लोगों की तलाश में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर मसूरी में अभी भी लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी महंगाई और एफडीआई के खिलाफ सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी है। इस मुद्दे पर 20 सितंबर को पार्टी केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन निकालेगी। केंद्र सरकार के इस निर्णय तथा डीजल के बड़े दाम, रसोई गैस पे जो उन्होंने एक तरीके से राशनिंग करी है, उसका भी समाजवादी पार्टी ने खुल के विरोध किया है और ये निर्णय लिया है कि 20 तारीख को हम उत्तर प्रदेश बंद और देश बंद में भाग लेंगे। जंतर मंतर पर जो हमारे सहयोगी दलों का समर्थन होगा उसमें हम भाग लेंगे, पूरे प्रदेश में भाग लेंगे। देश के अन्य हिस्सों में समाजवादी पार्टी इसका खुलकर सड़कों पर विरोध करेगी। महंगाई और एफडीआई मुद्दे पर समाजवादी पार्टी केंद्र सरकार के विरोध में खड़ी हो गई है। पार्टी नेता मोहन सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी महंगाई और एफडीआई मुद्दे पर सबसे आगे खड़ी है। हमारा प्रमुख मुद्दा बढ़ती हुई महंगाई, डीजल के दाम और वो है, और उसी के साथ साथ एफडीआई। सभी पार्टियों का बंद हो रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी की भूमिका जहां तक हमारा असर है उसमें अगली कतार में। जालौन के वकीलों ने काम का बहिष्कार किया है। ये वकील अपने साथी वकील की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। बहिष्कार की वजह उरई कोतवाली क्षेत्र में एक वरिष्ठ अधिवक्ता को बिना गिरफ्तारी वारंट दिखाए रात भर पुलिस हिरासत में रखे जाने को लेकर हुआ है। वकीलों ने जिला जज के सामने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और उरई कोतवाली के प्रभारी कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि देर रात उरई कोतवाली की पुलिस ने वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश श्रीवास्तव को बिना वारंट दिखाए गिरफ्तार कर लिया और उनके बार बार कहने के बाद भी उन्हें वारंट नहीं दिखाया गया और रात भर पुलिस हिरासत में रखा। सुबह दबाव पड़ने पर पुलिस ने वरिष्ठ अधिवक्ता को छोड़ दिया, लेकिन इस बात से वकीलों में खासी नाराजगी है। जिला बार संघ के सचिव सुरेश दीक्षित ने मांग की है कि उरई कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि जब तक उरई कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक जालौन के वकील हड़ताल पर रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मंगलवार को उत्तराखंड का दौरा करेंगी। सोनिया गांधी आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई जायजा लेंगी। साथ ही ऊखीमठ और उत्तरकाशी जाकर आपदा पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगी। सोनिया गांधी के इस दौरे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य के अनुसार सोनिया गांधी के दौरे के बाद सूबे की सरकार केंद्र सरकार से ज्यादा आपदा राहत राशि की मांग करेगी। आपको बता दें कि जब साल 2010 में उत्तराखंड में आपदा आई थी तब भी सोनिया गांधी ने उत्तराखंड का दौरा किया था, लेकिन उनके पिटारे से आपदा पीड़ितों के लिए कुछ भी विशेष नहीं निकला था। ऐसे में देखना होगा कि सोनिया गांधी के इस दौरे में पीड़ितों को क्या मिलता है। रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ इलाके में बादल फटने से अभी तक 43 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 17 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। वहीं जखोली के किरोड़ा में बादल फटने के बाद मलबे में दबे 5 लोगों में से 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 2 लोगों की खोजबीन जारी है। रुद्रप्रयाग में आपदा ने जमकर कहर बरपाया है। यही वजह है कि इंसानी उपाय अभी बोने नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद सतपाल जी महाराज का कहना है कि आपदा पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र की ओर से 10 करोड़ रुपए की राहत राशि मंजूर की गई है। केंद्र सरकार सहयोग कर रही है। 10 करोड़ की राशि जो है वो तत्काल भेज दी गई है और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बताया है कि कुछ अधिकारियों की कमी है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। और 18 तारीख को कल सोनिया गांधी जी का दौरा लगने जा रहा है। वह ऊखीमठ और उत्तरकाशी जाएंगी और वहां पर पूरा जायजा लेंगे। ऊखीमठ में आपदा पीड़ितों की मदद के लिए कई सामाजिक संगठन और कई प्रशिक्षण केंद्र सामने आए हैं। ऊखीमठ के आपदा में घायल हुए लोगों के लिए कई संगठनों की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में जमा किए गए ब्लड को आपदा में घायल हुए लोगों के लिए भेजा जाएगा।
अभी जो उखीमठ वाला जो अभी ये प्रकरण हुआ है और जो बादल फटा है, उसमें भी हमारा आज मीटिंग है, क्लब की मीटिंग है और उसमें हम कुछ न कुछ हेल्प वहाँ पर लेके जरूर जाएंगे। विगत दिनों उत्तरकाशी में भी जो हादसा हुआ था, जो वहाँ पर बादल फटा था, हाथी गंगा में जो इतनी बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी, कई पुल उसमें बह गए थे, वहाँ भी हम लोग उत्तरकाशी अभी विगत दिनों पिछले महीने में हम लोग वहाँ पर गए थे और वहाँ पर हम लोगों ने जितने भी जो भी प्रभावित लोग हैं, जो बीमारियों से ग्रस्त हैं, ये ब्लड डोनेशन कैंप हमारा उन तक भी जाएगा। पौड़ी में भारी बारिश का कहर नेशनल हाईवे पर भी टूटा। बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर जगह जगह मलबा आ जाने की वजह से नेशनल हाईवे कोटद्वार और दुगड्डा के बीच बंद हो गया, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मलबे की वजह से हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। यात्री आधे रास्ते में ही फंसे हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि मलबा हटाने का काम जारी है। हाईवे को 8 घंटे बाद ही खोला जाएगा। पौड़ी में भारी बारिश की वजह से लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। बारिश की वजह से नालों का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। कोटद्वार और उसके आसपास के इलाकों में कई घरों में और खेतों में बारिश का पानी घुसाने की वजह से लोग पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। अयोध्या के साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य को घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम विनीत सिंह है। पुलिस के मुताबिक विनीत कॉलेज में दाखिला दिलाने को लेकर प्रिंसिपल पर दबाव बना रहा था, लेकिन जब प्रिंसिपल ने इनकार कर दिया तो प्रिंसिपल को जान से मारने की धमकी दी। इस धमकी के बाद प्रिंसिपल डॉक्टर वीएन अरोड़ा ने इस्तीफा दे दिया था। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में जांच कर बाकी के आरोपियों की तलाश में जुटी है। हमीरपुर में रेलवे की लापरवाही सामने आई है। जिले के अंगोठा रेलवे स्टेशन पर न सिर्फ सुविधाओं की कमी है, बल्कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इस स्टेशन को बने 50 साल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी ये स्टेशन ठेके पर चलाया जा रहा है। इस स्टेशन पर ना तो ट्रेन की टाइमिंग बताने की सुविधा है और न ही यात्रियों के लिए कोई सुरक्षा इंतजाम। यहाँ तक कि इस स्टेशन पर ट्रेन भी बिना सिग्नल रुकती और खुलती है। 35 साल पहले इस स्टेशन पर एक ठेकेदार की हत्या कर दी गई थी। तब से लेकर आज तक यहाँ पर कोई भी सरकारी कर्मचारी तैनात नहीं किया गया है। यहाँ पर यात्री भगवान भरोसे ट्रेन पर चढ़ते और उतरते हैं। कानपुर बांदा रेलवे लाइन पर पड़ने वाले इस स्टेशन पर लगभग 8 दर्जन गाँवों के लोग ट्रेन में सफर करते हैं, लेकिन रेलवे को इस स्टेशन की कोई भी सुध नहीं है। प्रदेश में बसों से सफर करने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर है। आने वाले समय में सरकारी, अनुबंधित और प्राइवेट बसों का किराया बढ़कर 2 गुना तक हो सकता है। हाल ही में बढ़े डीजल के दामों के चलते ही प्रस्ताव भेजा गया है। दरअसल निगम ने कुछ दिन पहले शासन को एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें 10% तक बस भाड़ा बढ़ाने की बात कही गई है, लेकिन जैसे ही डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, निगम ने भी अपने इस प्रस्ताव में भाड़ा 10% से 20 तक बढ़ाने की बात कह डाली। भाड़े में बढ़ोतरी कर निगम अपना बोझ कम करना चाहता है, लेकिन इसका सारा बोझ आम जनता पर आने वाला है। मेरठ में एक तैनात सिपाही का शव बरामद किया गया है। सिपाही का शव एक पेड़ से लटका हुआ था। मृतक सिपाही का नाम सतपाल है। सतपाल हापुड़ का रहने वाला था और मेरठ के महिला थाने में तैनात था। सतपाल की पत्नी का आरोप है कि सतपाल के चाचा ने उसकी हत्या की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सतपाल का लिखा सुसाइड नोट बरामद किया गया है। इस सुसाइड नोट में सतपाल ने खुदकुशी की बात कही थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के नाम पर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में अब एनएसयूआई के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय परिसर में धरने पर बैठे एनएसयूआई के छात्रों ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया है। इन छात्रों की मांग है कि छात्र संघ चुनाव में हुई एबीवीपी की जीत को रद्द कर दिया जाए। दरअसल छात्र महासंघ चुनाव के दौरान एनएसयूआई और एबीवीपी को बराबर मत मिले थे, जिसके बाद टॉस के माध्यम से जीत का फैसला किया गया।
टॉस में एबीवीपी के प्रत्याशी शैलेश मलास्ती की जीत हुई, जिसके बाद शैलेश को छात्र संघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। टॉस से किए गए इस फैसले के खिलाफ अब एनएसयूआई के कार्यकर्ता खड़े हो गए। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव को रद्द करे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई।